वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई थिंक सभी बड़े से होंगे। और जैसा कि आपको बताया कि लास्ट क्लास जब हमारी हुई जिसमें हमने एसिड बेस और सॉल्ट को डिस्कस किया वो ऑफलाइन क्लास, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति की हुई है उसको देखते हुए हमारी क्लास को अभी ऑनलाइन किया गया है। तो आई होप कि आप ऑनलाइन क्लास से भी उतना ही फायदा उठाएंगे जितना आपने ऑफलाइन क्लास से फायदा उठाया। सो लास्ट क्लास में आपसे मैंने कहा था कि मैं लास्ट टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है जो वहाँ लास्ट टाइम बच गया था, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, ये हम लेके आएंगे कि क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कब ऑक्सीडेशन हो रहा है, कब रिडक्शन हो रहा है और कब रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, या कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है या कौन रिड्यूस हुआ है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो आज मैं अपनी क्लास में इस चीज को लेके आया हूँ और ये बहुत छोटा टॉपिक है जिसमें कुछ ज़्यादा टाइम हमारा लगने वाला नहीं है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम स्टार्ट कर देंगे आज आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, या उसकी जो डिफरेंट कार्बन्स के कंपाउंड हैं, जो उसके फॉर्म्स हैं, उनको भी हम कोशिश करेंगे अगर इस क्लास में हो पाता है उनको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना oxidation, reduction and redox, oxidized substance, reduced substance and last oxidizing agent भी, और साथ में करेंगे reducing agent भी। आई थिंक कि आपको आवाज शायद कम आई हो, लेकिन अभी आपके आवाज जो है ये बिल्कुल आपको प्रॉपर आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है। क्लास 9th में 10th में आपने सब चीज़ें पढ़ी हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, लेकिन एक बार उनको फिर से रिवाइज करते हुए कुछ न्यू डेफिनेशंस के साथ, कुछ बच्चों ने उसको पढ़ा है और कुछ ने नहीं किया है, तो हम सबको करेंगे, बस जल्दी कर पाएंगे क्योंकि ज़्यादा है नहीं इसमें। जैसा उसने कहा आप देख रहे होंगे यहाँ पे, इसने इसको डिफाइन भी किया है। चलिए हाँ बिल्कुल ठीक है। सो ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। लिखा है ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ oxygen and electronegative element to a substance or removal of a hydrogen or electropositive element from a substance। अगर इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो किसी भी सब्सटेंस के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, आप ध्यान से देखें इसमें क्लियर लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर ऑक्सीजन ऐड हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है, भाई ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है आपको पता है -2, तो ये भी तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है। या फिर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, चाहे वो क्लोरीन हो या फिर आपका फ्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी सब्सटेंस हो, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव जब भी किसी अदर सब्सटेंस में ऐड होता है तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रहा है। लेकिन साथ में एक चीज आप देख सकते हैं, रिमूवल, यानी कि अगर ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रही है, क्या रहा है, कोई हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। आपको पता है कि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, तो अगर प्लस चार्ज क्या हो, रिमूव हो, या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बिल्कुल वही बात कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है कि चाहे वो हाइड्रोजन हो या कोई अदर एलिमेंट हो, या ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये भी ऐड हो, तो भी हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज अकरिंग देयर। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन, जिसमें हमें अभी तक इतनी बात समझ में आई है कि एडिशन ऑफ आइदर ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनका एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और आप देखें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कह सकते हैं आप। तो इन दोनों में से अगर कोई भी प्रोसेस चल रहा है, आपको किसी रिएक्शन में ये दोनों चीजें एक साथ दिखाई दें, या एक चीज तो दिखाई दे एटलीस्ट कि हाइड्रोजन रिमूव हो या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, या कोई उसके अलावा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज अकरिंग इन दिस रिएक्शन। यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। चलिए इन एग्जाम्पल्स के साथ साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। फर्स्ट रिएक्शन है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। आप ध्यान से देखें,
इस रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन मैग्नीशियम में ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो यहां से क्या दिख रहा है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ ऐड हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड बना रहा है। तो ये रिएक्शन कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को शो करता है, क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। सेकेंड रिएक्शन भी अगर देखी जाए तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड आपको दिखाई दे रहा है, H2S आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कर रहा है और कहीं ना कहीं इस हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हो रहा है, आप रिएक्टेंट से देखें, प्रोडक्ट में जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ सिर्फ सल्फर है। तो यहाँ मुझे एक क्लियर बात दिखाई दे रही है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यही हमने डेफिनेशन में कहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन यहाँ मुझे दिखाई देता है। फर्स्ट रिएक्शन में आप देखें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा था। और अगर थर्ड रिएक्शन को यहाँ से समझने की कोशिश करें तो आप देखें एक बार कि ये क्लोरीन, हम जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन ऐड हो रहा है मैग्नीशियम में और मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है, ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है। तो तीनों ही रिएक्शन ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ हमें दिख जाती है। कुछ रिएक्शन में हम इसकी एक अलग भी डेफिनेशन देते हैं, वो डेफिनेशन कुछ ऐसे हो जाती है, आइए उस डेफिनेशन को भी देख लें, वो थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगी, जो कि बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें, यानी कि उसकी वैलेंसी चेक करें, आप उसकी वैलेंसी चेक करें। अगर आप देखेंगे कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर या उसकी वैलेंसी इज इंक्रीजिंग इन प्रोडक्ट, अगर ऑक्सीडेशन नंबर या उसका वैलेंसी इंक्रीज हो रहा है तो आप कहेंगे कि वहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रहा है। वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जी हाँ, ऑक्सीडेशन तब भी होता है जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है या उसके जो वैलेंसी आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देती है। अगर मैं इन्हीं रिएक्शंस को अगर एक्सप्लेन करूँ इस डेफिनेशन पे, तो मैं इन्हें इसके बेस पे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड को जब हमने बनाया तो इसे ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे कैसे रिएक्शन करके या एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन आप करा रहे थे क्लोरीन के साथ। चलिए इसकी में वैसे कोई खास नीड है नहीं, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं हम, मैग्नीशियम की क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं। आइए, तो आपने देखा NgCl2 फॉर्म हो जाता है। यहाँ मैग्नीशियम अपने एटॉमिक फॉर्म में है, अगर ये एटॉमिक फॉर्म में है और ये भी एक एटॉमिक फॉर्म में है, तो आप देखें कि इस एटॉमिक फॉर्म में किसी भी एलिमेंट की कोई वैलेंसी नहीं होती, मतलब उसकी वैलेंसी 0 होती है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है एटॉमिक फॉर्म में। लेकिन जैसे ही वो अपने कंपाउंड में पहुंचता है, अपने आयंस की फॉर्म में आता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है, उसकी वैलेंसी शो करनी पड़ती है। इसका मतलब इस मैग्नीशियम क्लोराइड में आप देखें क्लोरीन यहाँ है और मैग्नीशियम इसके साथ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाता है। आप देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मैग्नीशियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी वैलेंसी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को शो कर रहा है। तो हमने 3 डेफिनेशन यहां से निकाली। फर्स्ट डेफिनेशन आप देख रहे हैं, दोबारा से एक बार मैं आपको दिखा दूं। फर्स्ट डेफिनेशन थी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फर्स्ट और लास्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा था। वैसे सेकंड में भी इस चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन हम बात करें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है। बात करते हैं तीसरी डेफिनेशन, और जो लास्ट डेफिनेशन भी है, जो बेस है किस पे, ऑक्सीडेशन नंबर पे या उसके वैलेंसी पे। ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी जब इंक्रीज होती है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। एक्सप्लेन करते हुए हमने देखा कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है 0 से +2 हो जाती है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है, जिससे प्रूव हो जाता है कि ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। आइए ऑक्सीडेशन के बाद डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है रिडक्शन। जो क्या है, रिडक्शन है।
चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। रिडक्शन जस्ट रिवर्स है, बिल्कुल इसका रिवर्स, ऑक्सीडेशन का रिवर्स। कैसे डिफाइन करते हैं कि रिडक्शन इज डिफाइंड एज द रिमूवल, यहाँ वर्ड आना चाहिए था रिमूवल, चलिए हम लिख देते हैं रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आपने देखा ऑक्सीडेशन में जब हमने पहले डिस्कस किया तो ये कहीं ना कहीं ऐड हुआ था। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, रिडक्शन में ये रिमूव होता है। तो हम यहाँ से डिफाइन क्या करेंगे कि रिडक्शन इज द प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी रिमूव हो या रिमूव हो रहा है। तो अगर रिमूव होगा ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होगा, तो हम कहेंगे वो प्रोसेस कौन सा है, रिडक्शन प्रोसेस है। इसका रिवर्स भी हमने कहा था। ऑक्सीडेशन में आपको याद होगा हमने कहा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीडेशन है। लेकिन आप देखें रिडक्शन में हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ये ऐड होते हैं इसमें। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट आप कहेंगे ये रिडक्शन प्रोसेस है, या आप कहें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी रिडक्शन प्रोसेस है। एक और डेफिनेशन, जो थर्ड डेफिनेशन हमने वहां डिफाइन की थी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन में इंक्रीज होता है, वो इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। ये ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजिंग है, डिक्रीज हो रहा हो अगर रिएक्शन में, अगर ये डिक्रीज हो, डिक्रीजिंग हो, तो हम कहेंगे कि हमारा रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। आइए इस बात को भी एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि हम इसके एग्जाम्पल को कहाँ देखेंगे। आपने कहा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन प्रोसेस है, तो हम देखें इस HGO में, मर्क्यूरी के ऑक्साइड में या मर्क्यूरिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या था, रिडक्शन प्रोसेस था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आपने कहा था हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए, तो हाइड्रोजन को ऐड करा के देखें। FeCl3 का एग्जाम्पल दिया है, हाइड्रोजन इसमें कंबाइंड हो रहा है, आप देखें क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये रिडक्शन प्रोसेस हो गया। आप लिख सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन में एडिशन हुआ है, रिडक्शन प्रोसेस हुआ है। आप लास्ट एग्जांपल भी देखें, हम अभी से ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे भी डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक एग्जांपल और बचा है जहां आपको दिखाई दे रही है एक कौन सी गैस, ये गैस है आपकी इसे होना चाहिए इथीन, इसे होना चाहिए इथीन गैस। इथीन गैस में आप देखें हाइड्रोजन रिएक्शन करके इसको इथेन में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन ऐड होके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगेन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है आपका रिडक्शन। रिमूव होना चाहिए ऑक्सीजन तब होगा। चलो अब इसी चीज को, इसी एग्जाम्पल को हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। देखो आप फर्स्ट एग्जांपल देखो, HGO। भाई अभी तो कहा आयनिक फॉर्म में उसकी कोई वैलेंसी होती है, इसमें नहीं होती, इसमें नहीं है, एटम है, ये एटम में होगी नहीं, यहाँ 0, तो इसका मतलब यह -2 ऑक्सीजन पे इसकी +2 हो गई। फिर तो जब इसकी +2 हो गई तो 2 से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना भाई। जब डिक्रीज होगी तो हमारा रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो हमारा प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां से हम दोनों डिफाइन कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। लेकिन देखा गया है कि कभी अगर किसी रिएक्शन में कोई ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रहा है तो साथ साथ रिडक्शन प्रोसेस भी उसमें चल रहा होता है, दोनों चल रहे होते हैं।
इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, तो इसी को कंबाइन करते हुए उन्होंने इसका नाम बनाया है, देखो ऑक्सीडेशन भी है और साथ में रिडक्शन भी है, तो इन्हीं के दोनों लेटर को उठा के इन्होंने बना दिया रेड एंड ओक्स। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन, रेड और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ चल रहे हैं, रेड रिडक्शन। नेक्स्ट वही है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है, कोई भी रिएक्शन जब चल रही है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं, एक साथ चलती हैं। रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग हमने अभी देख ही ली थी कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से होता है। या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, इसी बेस पे हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों डिफाइन होते हैं। तो इसी को वो कह रहा है कि रिडक्शन रिएक्शन ऑफ इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। अ फ्यू एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंफर्ट आर गिवन बिलो। कुछ एग्जांपल हमने दिए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे किस तरह से वो दोनों रिएक्शन शुरू कर रहे हैं, और वापस एक बार एग्जांपल पे जाएंगे जो ऑक्सीडेशन में पढ़ा था, वहाँ हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन भी चल रहा था। आइए पहले इसको डिस्कस कर लें। जैसे आप देखो यहाँ आप एक रिएक्शन देखें तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि आपको क्लियरली विजिबल तो है, ऐसा तो नहीं है क्लाउडी आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई। थोड़ा छोटा मैं कर देता हूं, आपको दिखाई देना चाहिए, बस ब्लर ना हो। ओके परफेक्ट है बिल्कुल। सो आप देखिए सोडियम रिएक्शन कर रहा है फर्स्ट रिएक्शन में क्लोरीन के साथ। जब सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड एक कॉमन सोल्ट बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन को इन्होंने दिया है, और देखें आप सोडियम एंड क्लोरीन, हम जानते हैं यहाँ पे वैलेंसी 0 और इसकी भी 0, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी या उसका ऑक्सीडेशन नंबर, मैं कहूँगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर वो 0 होता है। तो सोडियम का भी और क्लोरीन का भी 0। यहाँ चेक करते हैं, सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्शन की, अपनी प्लस वैलेंसी शो की, क्लोरीन ने सोडियम से की, अपनी नेगेटिव वैलेंसी शो की, एक पे पॉजिटिव नंबर एक पे नेगेटिव नंबर, यहाँ 0। अब देखें 0 से -1 होना कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग है, डिक्रीज हो रहा है, और 0 से +1 होना इंक्रीज है। देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा है ना भाई, ऑक्सीडेशन नंबर में 0 से +1 हो गया, इंक्रीज हो गया, 0 से -1 हो गया, डिक्रीज हो गया, दोनों चल तो रहे हैं। आपने कहा सर जब डिक्रीज होता है तो रिडक्शन होता है, और आपने कहा सर जब इंक्रीज होता है तो आपका ऑक्सीडेशन होता है, तो दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं, और जब एक साथ चलते हैं ना तो वो ऑक्सीडेशन भी हुई और रिडक्शन भी हुई। जब ऑक्सीडेशन भी है रिडक्शन भी है तो उसे मैं रेडॉक्स कहूँ, रेड यानी कि रेडॉक्स, और रेडॉक्स रिडक्शन एंड ऑक्स यानी कि ऑक्सीडेशन, दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई। तो आप देखो उसने दिखाया लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बनाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव बनाएगा, तो एक बार इंक्रीज हो रहा है एक बार डिक्रीज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं Na एंड ऑक्सीजन का। आपने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। चलिए इसको ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे समझते हैं, ये हमें हर जगह हेल्प करेगा, ये फैक्ट बिल्कुल हर जगह हेल्प करेगा। सोडियम का वैलेंसी कितना 0 एटम है, ऑक्सीजन भी एटम है भाई, 0 0। जब सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा तो सोडियम पे और ऑक्सीजन पे वैलेंसी आनी चाहिए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, क्योंकि अब वो आयन में कन्वर्ट हो गया है। जब ऐसा होगा तो सोडियम पे प्लस का चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज, आप देखें डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है, तो ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को भाई। जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन उसका होता है रिडक्शन, आप ऐसे भी कह लें। देखो इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, जो गेन करेगा उसका रिडक्शन होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा भाई, माइनस में जा रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, और जब ऐसा होगा तो उसका कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके होगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, इसका क्या हो गया कि ये रिडक्शन हो गया। सोडियम के साथ उल्टा है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो एलिमेंट विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट विच लूजेस इलेक्ट्रॉन विल
और हम कह सकते हैं कि विल ऑक्सीडाइज, सो दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडाइजेशन। चलिए तो अब देखिए कितना आसान है अगर ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंसी को चेक किया। बस एक बात ध्यान रखनी है, एलिमेंट के फॉर्म में जब वो अपने एटम फॉर्म में होता है तो उसका आयनिक नंबर जो होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब जीरो होते हैं। जैसे ही कंबाइंड होता है आयनिक कंपाउंड बनाएगा और बनाते ही उस पर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएंगे और वो हम डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। अब देखिए इसने इलेक्ट्रॉन को लूज गेन किया है, इसका क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन यहाँ रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ रिड्यूस हुआ है, जबकि सोडियम यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ है। ये ऑक्सीडाइज हुआ है, यहाँ मतलब क्या हुआ, एलिमेंट और एटम विच लूज इलेक्ट्रॉन, लिखो एटम विच लूज इलेक्ट्रॉन, ये होता है ऑक्सीडाइज्ड। जो लूज करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा, एटम विच गेन इलेक्ट्रॉन वो रिड्यूस होगा। विच दो बार हो गया, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। विच गेन इलेक्ट्रॉन, जो गेन करेगा वो रिड्यूस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार कि कौन सा रिड्यूस हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, जो लूज कर रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये हमारा एक साथ चल रही है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आई होप कि आप इसे आराम से कर लेंगे। अब देखें ना, सल्फर जीरो, सोडियम जीरो, लेकिन जब इसमें कंबाइंड हो जाएगा, एक पे माइनस चार्ज, एक पे प्लस चार्ज। ये काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, नहीं आएगा मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको इसे दोबारा से क्लियर करा दूंगा। चलिए आगे की बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन हमें समझ में आ गई है, कौन रिड्यूस होता है, कौन ऑक्सीडाइज होता है। ये बात भी हमें अच्छे से समझ में आ गई है कि जो इलेक्ट्रॉन को देखें, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो रिड्यूस होगा। तो ये आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स हुआ, कौन ऑक्सीडाइज होगा, ये आपको क्लियर हो गया। आप इसे एक टर्म से और डिफाइन कर सकते हैं, फटाफट इसको भी करते हैं फिर आगे बात करेंगे। भाई आपने एक रिएक्शन देखी थी, मैग्नीशियम की रिएक्शन, आपने उसको जब बंद कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसने कहीं ना कहीं MgO बना दिया। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और बैलेंस करने के लिए, इंटरेस्टिंग सा बनाने के लिए ये कर सकता हूँ, क्या ही फर्क पड़ रहा है, बात तो यहाँ देखनी है। आप देखो ना, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसकी वैलेंसी आप देखो 0 थी यहाँ पे, इस पे +2 आ गई। आप डिसाइड नहीं कर सकते +2 कब आती है, जब लूज करता है, -2 कब आती है, जब गेन करता है। गेन इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन, देखो कितने आराम से दिखाई दे रहा है। इसने लूज किया है तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, तो जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, देखो ध्यान से, इसने लूज किया, ये ऑक्सीडाइज हुआ। भाई लूज कर रहा है तो ऑक्सीडाइज होता है, और इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड भी तो हुआ है। तो इन विच ऑक्सीजन ऐड, उसमें क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है। जिसके अंदर ऐड होता है ऑक्सीजन वो ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों हो, ऑक्सीजन नेगेटिव है ना, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड होता है, इलेक्ट्रो। अब देखो तीनों डेफिनेशन आपको आनी चाहिए इसकी भी, कि कौन ऑक्सीडाइजर है, ऐसे फाइंड करने का, जो आपको याद आ जाए। जो लूज करता है वो, जो ऑक्सीजन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है वो, या जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड होता है वो सभी एटम ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यहाँ ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऐड हुआ है, एक नेगेटिव एलिमेंट मैग्नीशियम में ऐड हुआ है, या मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है मैग्नीशियम। तो यहाँ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और अगर बात करें रिड्यूस की, तो आपने कहा विच गेन इलेक्ट्रॉन, विच गेन इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, और चाहे तो बाद में आप देख के नोट्स भी बना सकते हो। विच गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नोट्स में इतना सब कुछ नहीं होता, कई बार चीज़ें दिमाग में बाद में आती हैं, आपको नोट्स इसलिए बनाए जाते हैं बस आपको रिवाइज होता रहे।
फिलहाल इनसे बना लेना अपने हिसाब से भी जो आपको लगता है कि आपके काम का है। विच गेन इलेक्ट्रॉन, वो रिड्यूस होता है भाई, वो रिड्यूस्ड होगा। अब देखो वापस आओ, जो गेन करता है वो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है भाई। इलेक्ट्रॉन कौन माइनस वाला कौन गेन करेगा, जो खुद पॉजिटिव हो। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो सब रिड्यूस होते हैं, ठीक है। कब इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हो, अगर ऐड हो। और दूसरा क्या था हमारा, अगर हाइड्रोजन ऐड हो, हाइड्रोजन जिसमें ऐड होता है भाई, जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड होगा जाके, जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, वो रिड्यूस होते हैं। अब एक बात समझना, बहुत प्यारी सी बात समझना, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हो, Na होता है बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यही तो बनाएगा ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इसने क्लोरीन से रिएक्शन करी है तो ये तो ऐड होगा क्लोरीन में जाके। आप देख रहे हो कि जो नेगेटिव वाला है ना वो रिड्यूस हो रहा है, जो नेगेटिव वाला है वो रिड्यूस हो रहा है। आप ऊपर भी देख लो उस रिएक्शन में ऑक्सीजन वाली में, भाई ये क्या हो रहा है, मैग्नीशियम इसके अंदर ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हो मैग्नीशियम, इसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी 0 से क्या हो गई -2, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, क्या हो रहा है। तो कंक्लूजन की बात करते हैं, जो हमारे पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं ना, जिसपे प्लस चार्ज आ जाता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हम अगर उनकी बात करें तो वो सभी ऑक्सीडाइज होते हैं। और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो जिस पे भी नेगेटिव चार्ज आ सकता है, जो नेगेटिव वैलेंसी कंसिस्ट करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो रिड्यूस होते हैं, और पॉजिटिव वाले ऑक्सीडाइज होते हैं। ये कंक्लूजन है यहाँ से, आप देखते बता दो कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। चलिए इसकी बात कर ली, अब आगे थोड़ी और बात की जाए। तो यहां से अब यहां से ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज का भी पता लग गया, रिड्यूस का भी पता लग गया। अब बात करेंगे एजेंट की। एक बार फिर भी चेक कर लेता हूं कि सारी चीजें क्लियर हैं क्या। परफेक्ट है भाई अभी तक सब कुछ। चलो इस इमेज को भी थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। अब बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की। तो फर्स्ट जिसको लग रहा है वो थोड़ा स्पीड को कम कर ले, जिसको स्पीड कम लग रही है वो उसको बढ़ा के देख सकता है बाद में। फिलहाल मैं एक नॉर्मल लिमिट से इसको स्पीड से करा रहा हूँ आपको, अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना वीडियो को, उसकी स्पीड को आप देख लेंगे। बाकी करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात। लिखा है गेन इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। आप ये पता लगा लें कि कौन क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है रिड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, या जो गेन करता है। अभी तो बात कर रहे थे इसकी गेन वाले, अभी कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ एजेंट की बात पूछ रहा है। जो रिड्यूस होगा, उल्टा है ना, देखो विच रिड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच गेन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा है बिल्कुल, गेन करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या रिड्यूस होने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो हेल्प कर रहा है, एक्चुअल में एजेंट वो होता है जो हमारी हेल्प करता है। किस प्रोसेस में, मान लो उसने पूछा ऑक्सीडाइजेशन में कौन हेल्प कर रहा है। अब जो खुद रिड्यूस होगा वही तो हेल्प कर रहा है ना, वही तो हेल्प कर पा रहा है हमारी। तो कह रहा है विच गेन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इलेक्ट्रॉन को, भाई लास्ट स्लाइड में देखो एक बार फिर से, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो एक बार पहले अच्छे से देखो, रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विच गेन इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके खुद रिड्यूस हो गया, तभी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। पढ़ो ना ऊपर क्या लिखा है, विच लूज इलेक्ट्रॉन। भाई अगर गेन करने वाला ना हो तो वो लूज कैसे करे, देगा किसको। सोचो इस बात को कि अगर गेन करने वाला ही नहीं है तो मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा किसको। मुझसे कोई, मैं किसी को खाना देना चाह रहा हूं अपने पास से, पर कोई लेने वाले नहीं, तो दूंगा किसको, फेंकना थोड़ी ना है। तो यहां भी यही है, क्या ये गेन नहीं करता तो वो लूज ना कर पाता, तो ये हेल्प कर रहा है हमारा गेन करके, किसमें, ऑक्सीडाइजेशन में। सो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे या खुद रिड्यूस हो, कुछ भी कह लो आप, दोनों बातें एक ही है। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो रिड्यूस हो जाएगा, लिखा है इसमें, और गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस हो जाएगा। तो जो रिड्यूस होगा या फिर जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो हमारा रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। आइए वापस अपनी स्लाइड पे आते हैं, दोबारा से पढ़िए
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, रिड्यूस होता है, या फिर उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, या से आप कैसे ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। भी गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ कि नहीं हुआ, गेन कर रहा है ना भाई, जब गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज नॉर्मली इन वन ऑफ इट्स हायर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बी रिड्यूस। वो क्या रहा है कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉर्मली क्या होता है, इन वन ऑफ इट्स हायर पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। जब गेन कर लिया है तभी तो कह रहा है वो कि हायर स्टेट में होगा। सो एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्लूडेड हैलोजन, जितने भी हैलोजन हैं इलेक्ट्रॉन को, मैंने कहा था ना जो नेगेटिव वाले होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब, नाइट्रोजन, इवन पोटेशियम की बात कर रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना इस बात को। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्लूड हैलोजन, पोटेशियम नाइट्रेट एंड नाइट्रिक एसिड, ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ एक बात नोट कर लेना बस, ये नाइट्रिक एसिड वाली, इसे पढ़ेंगे हम कहीं पे, हमने अच्छा नाइट्रिक एसिड वाली बात हम पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल जब डिस्कस करेंगे, वहाँ थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में, पर ध्यान रखना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग में आता है भाई, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पढ़ेंगे इसको मेटल नॉन मेटल में, स्ट्रॉन्ग में आता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ एक चार्ट बना हुआ है हमारे सामने, इस चार्ट को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे इस चीज़ को कि क्या है ये। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट किसको कह रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसने गेन कर रखा है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट ही तो होगा। अभी तो कहा विच गेन इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट, विच गेन इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट गेन कर रखा है इसने, है नहीं बात। अब ये क्या कह रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, देखो बी गेन्स इलेक्ट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिड्यूस हो गया, ये तो हमने कहा था, जो गेन करेगा वो रिड्यूस होगा, जो लूज करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा। इसने लिखा है, देखो पढ़ो यहाँ पे लिखा है क्या, ए लूज इलेक्ट्रॉन। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अब इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस में आ गया होगा और ए इज ऑक्सीडाइज, तो जो भी प्लस में आ जाएगा ना वो ऑक्सीडाइज होता है। उधर बात करो, बी गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, अभी तो कुछ है ही नहीं इसके पास, गेन करके माइनस में आ जाएगा चार्ज, इस पर -2 लिख लो, आप माइनस इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इस पर +2 लिख लो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है, तो ये रिड्यूस हो गया, ये देखो ये रिड्यूस हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया लूज करके, तो ये रिड्यूस हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं, लूज किया है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, और क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जस्ट अपोजिट है ये, पढ़ेंगे इसको भी। देखो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ, देखो यहाँ देखेंगे, यहाँ देखते हैं मेरे बच्चों, क्या देखते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो इसको भी कुछ ऐसे ही फॉर्म में हम डिफाइन कर देते हैं। क्या रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, वो ऑक्सीडेंट था और ये रिडक्टेंट है, तो जो रिडक्टेंट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं भाई और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं लूज करते ही। In a chemical reaction, a reducing agent is a typically in one of its lower possible oxidation, ये lower possible oxidation में होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है भाई, is known as the electron donor, a reducing agent is oxidized, रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो रिड्यूस होता है, उल्टा है बिल्कुल, बिकॉज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना इसलिए तो रिड्यूस ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ऑक्सीडाइज होता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करता तो रिड्यूस होता, ठीक है। चलो एग्जाम्पल की बात कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट इंक्लूड द अर्थ मेटल, जितने भी हमारे अर्थन मेटल हैं वही सोडियम पोटेशियम, ठीक है। फॉर्मिक एसिड भी हमारा, ये नोट करने वाली बात है, आप इसे देखो फॉर्मिक एसिड, ठीक है, एक ये हो गया, या फिर आपका सल्फाइड, जितने भी सल्फाइड के कॉम्पाउंड्स होते हैं वो सब के सब हमारे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। देखो इस चीज़ को भी ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, ये लूज करके ऑक्सीडाइज हो गया तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, तो जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसलिए उसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो ये सब हमारा इसमें आता है, इसकी एप्लीकेशन भी रखी है, फटाफट एप्लीकेशन देख लेते हैं इसकी। आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो इसी से समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। स्पीड अपने अकॉर्डिंग कर लेना इसकी, स्लो फास्ट जो भी आपको करनी है, जैसा भी आप चाहें, डिपेंड आप पे करता है।
कह रहा एप्लीकेशन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्री में इसका काफ़ी अच्छा यूज़ है। क्या क्या यूज़ है, जैसे आपका ब्लीचिंग पाउडर में होता है, प्योरीफाइंग वाटर में होता है इनका। सो ऑक्सीडाइजिंग कह रहा है दे आर यूज्ड इन प्रोसेस सच एज प्योरीफाइंग वाटर, वाटर को प्योरीफाई करने में, ब्लीचिंग फैब्रिक में, और स्टोरिंग एनर्जी सच एज इन द बैटरी एंड गैसोलीन, जो गैसोलीन होता है या बैटरीज होती है ना, उसमें एनर्जी स्टोर करते हैं आप, वहाँ पे भी यही प्रोसेस चल रहा होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर स्पेशली क्रूशियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसमें भी हमारी हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हमारी और फोटोसिंथेसिस में सब हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता या रिडक्शन नहीं हो पाता, ना तो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता और ना हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो पाता। तो ये बहुत हेल्पफुल है मेटाबॉलिज्म में और फोटोसिंथेसिस में भी। तो दोनों प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ इसके साथ ये कंप्लीट हो जाता है भाई। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसकी, ठीक है, फिर इसको ना डिस्कस भी कर लेंगे वैसे ही। जैसे आपको एक रिएक्शन यहाँ दिखाई दे रही होगी, फिर हम कार्बन कंपाउंड देखते हैं आज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इसमें भी। चलो डिस्कस करते हैं, पहले थोड़ा इनके क्वेश्चंस को एक बार कर लें। ओके, आपका देखो एक रिएक्शन आपको दिखाई दे रही होगी कॉपर एंड वाटर की, इसको बाद में रीड करना, पहले इसको देखो क्या कह रहा है। विजिबल है क्या, विजिबल है क्या, चेक करूं मैं एक बार। हाँ बिल्कुल विजिबल है। इसको थोड़ा बड़ा कर लें बस, आपको और अच्छे से विजिबल हो जाएगा ये। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे दिखाई दे रहा है आपको। अब क्या कह रहा है पढ़ते हैं एक बार कि CuO एंड हाइड्रोजन, Cu प्लस H2O। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। आपको नहीं लग रहा कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, वाटर बना रहा है, और आपको नहीं लग रहा कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है कॉपर से, तो मैं लिख दूं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और मैं ऐसा ना लिख दूं कि ऑक्सीजन, उल्टा बोलूं उसको, मैं ऐसे लेके आओ ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, देखो यहाँ आ जाओ, इसमें ले आओ, इसको हटा दो, यहाँ आ जाओ, देखो इसमें जरा, क्या आपको नहीं लग रहा कि ऑक्सीजन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो ना दोनों प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं मेरे को। मैंने कहा था ना कि एक साथ दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं बेटा। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आपने क्या कहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब ये तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया, और यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो ये रिडक्शन हो गया भाई। तो दोनों प्रोसेस चल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस यहाँ पे चल रहे हैं। आओ डिस्कस करें इसको भी। देखो ये रहा, बिल्कुल ये दे रखा है इसने, क्या कह रहा है पढ़ो एक बार। इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स बोल रहा है क्योंकि दोनों प्रोसेस चल रहे हैं बेटा। इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन CuO इज गेटिंग रिड्यूस्ड, CuO जो कॉपर ऑक्साइड था वो रिड्यूस हुआ क्योंकि उसके अंदर की ऑक्सीजन रिमूव हो गई ना। आपने देखो ना लिखा तो है रिडक्शन हुआ है उसका, तो वो खुद रिड्यूस हो गया। एंड आगे कह रहा है सिंस ऑक्सीजन इज गेटिंग रिमूव, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, सो द कन्वर्जन ऑफ CuO to Cu is reduction process, reduction, and hydrogen is getting oxidized to H2O, so it is oxidation reaction, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसका रिडक्शन हो गया। तो दोनों प्रोसेस चल रहे हैं। अब इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन क्या है भाई कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। बहुत सिंपल आंसर है इसका, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो देखो कितना इजी आंसर है इसका। आओ भाई, आपने क्या कहा था, जो रिड्यूस होगा, अपोजिट कहा था ना, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ना कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ था इसमें, कहाँ लिखा है, ये लिखा CuO to Cu, ये रिडक्शन हुआ है ना इसका। तो जब इसका रिडक्शन हुआ है तो ये तो होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिड्यूस होता है, अपोजिट है बिल्कुल। और जो वाटर, देखो हाइड्रोजन क्या हुआ है, हाइड्रोजन को लिखा इसने ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये हाइड्रोजन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल अपोजिट, रिड्यूसिंग एजेंट। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद। आई होप कि ये भी आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा और एक एग्जाम्पल और इसे अच्छे से हेल्प करेगा हमारी इसे समझने में। आओ समझो इस रिएक्शन को। यहां देखो, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट
फेरस, अच्छा एक काम करो, पहले ना इसको यहाँ से हटा दो, ये यहाँ पे ना लिख के यहाँ लिखो प्लस कॉपर। देखो अब आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है और फेरस सल्फेट के साथ साथ कॉपर को रिलीज कर रहा है, ठीक। आयरन की वैलेंसी, अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर, अगर बाकी चीज़ कंफ्यूज करे तो ऑक्सीडेशन नंबर देख लो। आयरन पे कोई एटम है, आयरन कोई नंबर ही नहीं है, 0 होना चाहिए। लेकिन जैसे ही अपने सॉल्ट फॉर्म में आया, इस पे एक्स नंबर आ गया। भाई सल्फेट की वैलेंसी आपको पता है, भूल तो नहीं गए हो ना, -2 होती है, -2 वैलेंसी है इसकी। तो अगर सल्फेट की -2 है तो इसकी +2 हो गई। अब मुझे बताओ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो बस। चलो इसे भी बात देखेंगे, अब कॉपर की बात कर लो। कॉपर यहाँ कंपाउंड में है, यहाँ एटम है, यहाँ तो 0 हो गई। कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, वैलेंसी 0 हो गई। लेकिन यहाँ इसकी -2 होती है, इसकी +2 हो गई। आप देखो ना कि +2 से क्या हो रहा है, यहाँ देखो 0 हो रही है और ये 0 से 2 हो रहा है। आपको नहीं लग रहा कि एडिशन हो रहा है, एडिंग, या आप कहते हो चलो एडिंग हटाओ, वर्ड लिखो इंक्रीजिंग। क्या इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग और यहां ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग। तो भाई दोनों एक साथ चल रहे हैं ना, एक जगह इंक्रीज हो रहा है, एक जगह डिक्रीज हो रहा है। अब आप बताओ, देखो सोचो क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और एक जगह ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज होता है तब क्या होता है, हाँ इंक्रीज हो रहा है ना, तो भाई ऑक्सीडेशन चल रहा है, बिल्कुल सही है, ऑक्सीडेशन नंबर है। भाई आज थोड़ा दिक्कत है, आईडी हमने जनरेट कर ली है उसकी, आज हो जाएगा ये, तो कल से ना आपकी जो क्लास चलेगी वो लाइव चलेगी हमारी, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। दूसरा देखें, ऑक्सीडेशन ऑफ नंबर इज डिक्रीजिंग, तो ये रिडक्शन हो रहा है। चलो आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डीपीपी इसकी बिल्कुल तैयार है, परफेक्ट है, मैं आपको बिल्कुल सेंड कर दूंगा। 2 डीपीपी बल्कि आपको आज नहीं तो कल मिलने वाली हैं, मैंने सर को दे दी हैं, बिल्कुल तैयार है वो। एक तो लाइट की आपको मिल जाएंगी और दूसरा आपको एक मिलेगी जो एसिड बेस की, वहाँ से भी मिलेंगी आपको। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तीनों की डेफिनेशन हो गई, किस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी हमारी इसमें। तो ये चीज़ हमारा आज हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पहले यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब बात करते हैं, हमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कार्बन एंड कंपाउंड, और स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से, फटाफट करेंगे। लेकिन भाई जहाँ ज़रूरत होगी, मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ ज़रूरत है आपको, वहाँ अच्छे से ज़्यादा रुक के कर लेंगे, वैसे अदरवाइज बहुत फास्ट करेंगे। जहाँ ज़्यादा नीड होगी, जैसी नीड वैसा काम, ठीक है। चलो होने दो उसको अपलोड, अभी तो ये टाइम लगा रहा है। हो गया, कार्बन इट्स कंपाउंड हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, उनको फटाफट डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये एक एटम है और इसका जो नंबर है वो 6 है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके मास नंबर को 12 बनाते हैं और इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसके इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 6 आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे थे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको थोड़ा याद दिला दूँ तो 2,4 है, ठीक है। ये आपको बेसिक सी चीज़ें बात की, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास बात है, बहुत बच्चों वाली कहानियाँ हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो ओके, ये हमें करना है शायद बॉन्डिंग इन कार्बन, ओके। तो पहले बेसिक बात मैं आपको बता दूं, यही थी वो, क्या कि ये इसकी वैलेंसी होती है। अगर मैं एक बात आपको याद दिलाऊं तो एक बात आपको याद होगी कि कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हैं तो फर्स्ट शेल को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट शेल ड्यूप्लेट कंप्लीट करती है और बाकी की शेल पहले ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करती हैं स्टेबल होने के लिए। सो यहाँ ऑक्टेट देखने के लिए अगर मैं क्वेश्चन करूँ, देखो यहाँ 4 है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 4 की रिक्वायरमेंट इसके पास है, तो ये 8 करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करे या डोनेट करे, जो भी करे वो अलग चीज़ है कि वो नहीं करता, लेकिन 4 की रिक्वायरमेंट है, तो इसकी वैलेंसी भी 4 हो जाती है मेरे बच्चों, इसकी वैलेंसी भी 4 हो जाती है। और जब ये वैलेंसी 4 हो जाती है ना, तो इसके लिए एक वर्ड डिफाइन किया जाता है, और वो वर्ड पता है क्या है, वो वर्ड है टेट्रावैलेंसी। ये टेट्रावैलेंट है, 4 है ना भाई, टेट्रावैलेंट कंपाउंड है हमारा कार्बन, ठीक है। अब छोटा सा क्वेश्चन आता है कि
ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या डोनेट? तो बेटा आंसर है कि ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना गेन करता है। देखो ये लिखा टेट्रावेलेंट, लिखा ना टेट्रावेलेंट कैरेक्टर शो करता है बॉन्डिंग इन कार्बन। कह रहा है कार्बन की वैलेंसी 4 है, सब बता तो रहा है, ये चीज़ें वही कह रहा है। अब इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो लिखा है व्हाई डज कार्बन एटम फॉर्म ओनली कोवेलेंट बॉन्ड। जो कार्बन होता है ना हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की, इसमें अभी कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन नहीं है, चलो दूसरी स्लाइड में होगी, मिल जाएगी हमें, कोई बात नहीं। ये रहा देखो मिल गया हमें कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन। क्या कह रहा है कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड पता है कब बनता है? जब वहाँ पे शेयरिंग हो। किसकी शेयरिंग हो? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। शेयरिंग हो भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक खास बात और है इसमें, वो कैसी है? वो म्यूचुअल शेयरिंग हो, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो, ऐसा ना हो कि एक एटम ही शेयर कर दे अपने, बल्कि दोनों एक दूसरे को शेयर करेंगे। और शेयरिंग में म्यूचुअल तो होगी और पेयरिंग होगी। वो पेयर में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं भाई। जैसे एक कोई हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, और इसने शेयर कर दिया, तो देखो वन पेयर बन गया ना, हो तो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का। तो शेयरिंग हुई है, तो म्यूचुअल हो, दोनों दिखाएं अपने इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयर करें, और दूसरा वो पेयर में करें। ये इसकी खास बात है। लिखा है अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और टू एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सेम में भी हो सकता है डिफरेंट में भी, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही बात करूंगा जो पढ़ेंगे, जो ज़्यादा आपके कम की है, बाकी आप खुद भी रीड कर लेना, मिल जाएगी आपको ये भी। कह रहा है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेंगे जब शेयरिंग होगी, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं नेसेसरी कंडीशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये बहुत खास बात है कि क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे कंबाइनिंग एटम शुड हैव नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नॉन मेटेलिक होना चाहिए। दूसरा कंबाइनिंग एटम शुड कंटेन 4 to 7 इलेक्ट्रॉन इन द रेस्पेक्टिव वैलेंस सेल। आपको वैलेंस सेल में एक बार याद दिला दूं कि जो भी इलेक्ट्रॉन की जो आउटर मोस्ट शेल होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन एटम की सॉरी जो एटम होता है, न्यूक्लियस हुआ, ये फर्स्ट शेल हुई, ये थर्ड सेकंड हुई, ये थर्ड हुई, तो जिस भी शेल की हम बात कर रहे हैं वो आउटर मोस्ट शेल, सबसे पहली बात आउटर मोस्ट सेल जिसके इलेक्ट्रॉन को वो यूज करता है बॉन्डिंग में, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, चाहे वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल बोल दिया जाता है, और इनके इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दिया जाता है। बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनको डिफाइन कर दिया जाता है, जो आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो कह रहा है कि बाहर वाली शेल में, उसकी आउटर मोस्ट शेल में जिनको वो यूज कर रहा है, उसमें 4 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। एग्जाम्पल में देख लो ना, कार्बन, भाई कार्बन में 4 ही तो होते हैं भाई, उसने कहा 4 से 7 होने चाहिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सभी के, फटाफट देखो क्या भाई, कार्बन में जो कार्बन होता है उसमें 4 होते हैं ना, जो नाइट्रोजन होता है उसमें 5 होते हैं ना, ऑक्सीजन में 6 होते हैं ना, अरे फ्लोरीन में 7 होते हैं भैया, क्लोरीन में 7 होते हैं भैया। अरे जब इतने हमें यही तो बात कर रहा है वो, तो 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, ये इलेक्ट्रॉन उसमें होने चाहिए अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है। अगर नहीं है तो नहीं बना पाएगा। कह रहा हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन ऐसा है, सिर्फ एक्सेप्शन है ना, हाइड्रोजन बोला था इस चीज़ को, एक्सेप्शन हाइड्रोजन। क्या इसमें सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में 1 ही होता है, लेकिन फिर भी वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है बेटा। आगे कह रहा है द कंबाइनिंग एटम नीड 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। किसी को एक की, देखो ना यहाँ से, इसे लास्ट वाले को कितने चाहिए ऑक्टेट बनाने के लिए? ओनली 1 चाहिए। बट इसको कितने चाहिए बेटा? 2 चाहिए, इसको की 3 चाहिए, इसको 4 चाहिए। तो सब की बात है, कह रहा है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को रिक्वायर्ड होते हैं, और तभी वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड बना पाता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। हाइड्रोजन को नहीं है, हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है, ऑक्टेट नहीं बनाता। कंबाइनिंग एटम शुड कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ, ये मैं बता चुका हूँ, इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए, पेयरिंग होनी चाहिए बेटा, दोनों म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। आफ्टर शेयरिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच कंबाइनिंग एटम शुड अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टू नियरेस्ट नोबल गैस। ये बहुत खास बात है, बहुत बेसिक बात है। स्टेबल होने के लिए वो क्यों कर रहा है? वो अपने नोबल गैस की जैसी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करता है। बेसिकली नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल, उनकी वैलेंस सेल्स कंप्लीटली फिल्ड होती है, और वो स्टेबल होते हैं और रिएक्शन नहीं करते। ऐसा नहीं कि वो रिएक्शन नहीं करते, जिनॉन करता है, बनाता है कंपाउंड्स, उसकी भी वैलेंसी होती है, वो रिएक्शन बनाता है, कंपाउंड बनाता है, जिनॉन ऑक्साइड बनाता है भाई।
लेकिन मोस्टली हमारे जो नोबल गैसेस हैं, जो प्राइमरी नोबल गैसेस हैं, चाहे वो हीलियम हो, नियोन हो, आर्गन हो, ये रिएक्शन नहीं करते। इनका शेल छोटा होता है ना, और इनका जो ऑक्टेट है, जो आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस शेल हैं, वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, तो स्टेबल होते हैं। ठीक है, सो वो कह रहा है कि नोबल गैस की जैसा कॉन्फ़िगरेशन वो बना लेता है। आगे बात करते हैं फटाफट क्लासिफिकेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हमारे कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? तो कोवैलेंट बॉन्ड की अगर बात की जाए तो कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, और ये डिपेंड करता है वो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे, कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन की हो, अगर कार्बन 1 और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा हो, तो हम उसे बोलते हैं सिंगल। भाई 1 है ना, सिंगल हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन की, ना डोनेट करेगा ना लूज करेगा, ना गेन, ना डोनेट ना गेन, ओनली एंड ओनली शेयरिंग। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लिखा क्लियर, लिखा है क्लियर, और इसको डिनोट करते हैं सिंगल बॉन्ड ऐसे। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन क्लोरीन, मीथेन में CH3 बॉन्ड CH3, सिंगल सिंगल पेयरिंग हो रही है बेटा, मस्त मजा आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सिंपल चल रहा है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। डबल कोवैलेंट में 2 पेयर शेयर करेगा। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन में करेगा, जब ऑक्सीजन में शेयर करता है ना वो, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, बाकी अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तू इधर से आगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो देखो 6 इसके और 2 इसके, 8 हो गया, 4 5 6 और 2 उससे ले लेगा, हो गई शेयरिंग। तो लेकिन आपस में शेयरिंग कितनी की? 1 2 1 2, तो 2 2 की शेयरिंग हुई, तो डबल बॉन्ड आएगा। ये रहा फर्स्ट ही दिया हुआ, देखो ये रहा। कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखो डबल डबल, इसमें भी देखो, अब देखो ना प्रोपीन में डबल बॉन्ड आ रहा है, सो प्रोपीन में भी डबल बॉन्ड आ रहा है। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो डबल बॉन्ड, 1 1 की है तो सिंगल बॉन्ड, और 3 3 की है नाइट्रोजन की तरह तो ट्रिपल बॉन्ड। ये लिखा बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 कंबाइनिंग एटम। अगर 3 3 की करता है तो 3 कोवैलेंट या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन वो करता है, जैसे नाइट्रोजन में होता है भाई। नाइट्रोजन में का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूँ तो 2,5 होगा। ठीक है, बनाओ 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो 1 2 1 2 3, ऐसे दूसरा नाइट्रोजन ले लो, 1 2 3 4 5, इसके 5 इसके 5, ये इसके 3 कब शेयर कर लेगा, तो देखो अपने हो गया ना इसका ऑक्टेट, 5 6 7 8, ये वाला भी इसके शेयर कर लेगा, ये हो गया। डिनोट कैसे करेंगे? 3 लाइन से, 1 2 3, बेसिक सी बातें याद होंगी, नहीं है तो आपको याद हो जाएंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन भी ऐसे बनाता है, गलत लिखा है, ये ऐसे ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए था। और ये आपका है प्रोपाइन में भी ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, सॉरी यहाँ लिखते हैं इसको CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका प्रोपीन हो गया। करेंगे IUPAC भी कुछ नहीं देख लेंगे अगर जरूरत लगती है, वैसे इस तरह के क्वेश्चन आते कम है इसमें। देखो ये इसने हाइड्रोजन वगैरह के बना रखे हैं, कैसे बने हैं उसके, स्ट्रक्चर वाला आपका फॉर्म में आएगा नहीं, बस हमें तो सिंगल ट्रिपल बॉन्ड ये बॉन्ड्स देखने थे एक्चुअल में। ठीक है, सो जो काम की बातें हैं वो ज़्यादा की जाएंगी, जो ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अनशेड हो गया, ये NH3 में दिखा दिया, देखो NH3 में भी देख सकते हो आप, अमोनिया बना रहा है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, तो 3 हाइड्रोजन ने कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके पास ना 1 पेयर ऐसा रह जाता है जो अनशेयर्ड है, किसी से रिएक्शन नहीं कर रहा है वो, ये अमोनिया मॉलिक्यूल। ओके, ये चलिए इसकी बात कर रहा है बस वो, हमें बॉन्ड तो पता ही लग गए हैं अब। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये एग्जाम्पल्स हैं सब सारे। चलिए ये वाला पार्ट हो गया पूरा, अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, पहले इनकी हमें खास जरूरत पड़ेगी नहीं, अब इन्हें निकाल देते हैं हम। चलिए ये हो गया, अब आगे की बात करते हैं, इसमें थोड़ी चर्चा और करते हैं कार्बन की। कार्बन ये वाला हो गया हमारा ND कार्बन कंपाउंड, यही होगा शायद, बिल्कुल यही है, और कोई सा तो नहीं ना, हाँ ठीक है। थोड़ी और कार्बन की बात चर्चा की जाएगी, बिल्कुल कार्बन देखा जाएगा हमारा, कार्बन में और क्या क्या है इसमें। जैसे कार्बन के फॉर्म्स होती हैं, कार्बन की क्वालिटी होती है, क्या तब तक ये हो रहा है बता देता हूँ मैं आपको। कार्बन की क्वालिटी होती है, और वो क्वालिटी है क्या?
भाई कार्बन हमने देखा कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है कार्बन, ठीक है, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 शेयर कर सकता है वो, ठीक। एक मिनट रुको, मुझे एक चीज़ चेक करनी है। हाँ ठीक है, बिल्कुल वहीं पहुंच गए हम लोग। इससे पहले कि हम उसको पढ़ें थोड़ा सा डिस्कस कर लें इस बारे में कि जैसे हमने कहा कार्बन, हमें बेसिकली कार्बन और उसके कंपाउंड पढ़ने हैं, उसकी फॉर्म्स पढ़नी है। सो कार्बन की वैलेंसी हमने कही 4 होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है। एक छोटी सी मैं बहुत बेसिक सी बात बताऊंगा कि वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों नहीं कर पाता। डोनेट भी कर सकता था या गेन कर सकता था, पर शेयरिंग की उसने। क्यों शेयरिंग की भाई? जैसे कार्बन की बात करो, कार्बन का सबसे पहले न्यूक्लियस 4 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है उसके पास, ठीक है, 6 न्यूट्रॉन भी है, चलो उसे भी लिख दिया मैंने। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं आपके। सेकंड शेल की बात करें तो 1 2 3 4, ठीक है। क्या आपको विजिबल है ये? नहीं भाई, विजिबल तो नहीं है। आप लोग बताते क्यों नहीं हो फिर? चलो मैं निकालता हूँ इसको, करता हूँ थोड़ा सही। इसको बैकग्राउंड ब्लैक क्यों नहीं हो रहा पर? अच्छा समझ गया, ठीक है, हो गया वो ब्लैक। करते हैं इसको वापस, ये लो आ गया ब्लैक। थोड़ा बेसिक सी बात करते हैं फिर इसकी, तब आएंगे स्लाइड पे दोबारा। कि जैसे ये आपका 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 1 2 और 1 2 3 4, ये हमारी कार्बन की स्ट्रक्चर बनाई है हमने। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन में से शो कर दिए, ठीक है। अब थोड़ी सी चर्चा अलग से की जाएगी। क्या भाई? कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज जो कर दे, हीलियम जैसी स्ट्रक्चर जो बना ले, स्टेबल हो जाएगा, या 4 इलेक्ट्रॉन गेन जो कर ले, गेन करके ये नियोन जैसा हो जाएगा। कुछ तो करें एटलीस्ट। अब एक कोशिश करते हैं, ट्राई मारते हैं, फिर देखते हैं क्या हुआ। भाई मैंने किसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को हीट करा और मैं इसको आराम से बाहर निकाल देता हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? इसको हटाता हूँ चलो मैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया ना मैंने इसका, तो कितने रह गए? 1 इलेक्ट्रॉन, ये लो 3 रह गए। अब न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन, 3 और 5 इलेक्ट्रॉन। एक इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा, इधर से। पहले 6 जगह डिवाइडेड था फोर्स, अब वो फोर्स क्या होने वाला है? अब वो फोर्स 5 पे डिवाइड होने वाला है। यानी कि जिस फोर्स के साथ वो पहले 6 आदमियों को खींच रहा था, अब उस फोर्स के साथ वो 5 आदमियों को खींचेगा, 5 इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। यानी कि उन 5 पे अच्छे से ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा, अच्छे से ज़्यादा पुल कर पाएगा। यानी कि फोर्स बढ़ गया इन इलेक्ट्रॉन पे। पहले इलेक्ट्रॉन को आपने इजीली एमिट करा दिया, लेकिन अब क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड हैं, उन्हें निकालना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। तो अब ये फोर्स इस पे बढ़ गया और हमने क्या करा, इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ज़्यादा फोर्स है ना। फिर भी मैंने किसी तरह से इसको बाहर निकाल दिया, भगाओ इसको भी। लेकिन अब फिर सोचो क्या हुआ। ये रहा दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका, जो फोर्स पहले 6 पे था फिर 5 पे हुआ, अब उस फोर्स को 4 पे लगाना है। यानी कि अब और स्ट्रांगली बाउंड करेगा और पुल करेगा ज़्यादा फोर्स के साथ। यानी कि तीसरा इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए और टफ होने वाला है। स्ट्रांग फोर्स जनरेट हो गया। फिर भी मैंने मान लिया कि चलो किसी तरह से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए। एक थर्ड इलेक्ट्रॉन भी हम निकाल देते हैं। ये रहा थर्ड इलेक्ट्रॉन इसका। अब ये 6 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। सोच के देखो कितना हाई फोर्स, स्ट्रांग फोर्स अब वहाँ पे होने वाला है। इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अब आज तक किसी भी मेथड से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। हम निकाल ही नहीं पाए, इतनी एनर्जी सप्लाई नहीं करा पाए। तो इलेक्ट्रॉन पुल करना तो हो गया मुश्किल, अब उसे देना स्टार्ट करते हैं। चलो इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन वापस लाते हैं। पहले तो इसके पास ये भी आ गया, ये भी अंदर आ गया और ये भी आ गया, 4 हो गया इसके पास, ठीक है। अब बाहर से किसी ऐसे एटम से इसे इलेक्ट्रॉन दिलाते हैं जिसके पास है, लाइक सोडियम से किसी और से दिला दो। मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और इसने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। इसके प्रोटॉन ने इसे पुल कर लिया और अपनी शेल में इसे रिवॉल्यूशन कराना स्टार्ट करा दिया। लेकिन सोच के देखो फोर्स अब डिवाइड हो गया, ठीक है। आपने एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट कराया कहीं से, इसके पास पहुंचा दिया, एक और कराया। अब आप एक बात समझें, प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, फोर्स कम हो रहा है, वीक होता जा रहा है सभी पे। अगर और इलेक्ट्रॉन इसे प्रोवाइड कराने की कोशिश करोगे तो वो उसे स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाएगा, रुक नहीं पाएगा। करा तो दिया, स्टेबल नहीं हुआ ना, तो स्टेबल नहीं हो पाता।
क्यों? क्योंकि प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, उसे इतना अच्छे से स्ट्रांगली होल्ड कर नहीं पाते इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि होल्ड नहीं कर पाते तो वो रुक नहीं पाएंगे। तो ये इसी वजह से ना तो गेन करता है ना डोनेट, इसलिए वो शेयरिंग करता है, सबसे पहली बात। अब लेकिन हमने बात कही ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये हमारा जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसकी एक खास बात हो जाती है, क्या? ये एलोट्रॉपी शो करता है, ये एलोट्रॉपी शो करता है। अब ये एलोट्रॉपी होती क्या है? देखो, एलोट्रॉपी होती है एक प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइनिंग विद सिमिलर एटम, अपने ही जैसे एटम से, अपने ही एटम से कंबाइंड होने की जो प्रॉपर्टी है वो एलोट्रॉपी है। कार्बन कार्बन से ही कंबाइंड हो जाता है, कार्बन कार्बन से ही कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, जैसे हाइड्रोजन ने बनाया था ना भाई, हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया था, सेम कार्बन कार्बन से बना लेता है। लेकिन एक कार्बन 4 से कंबाइंड हो सकता है, तो ये कार्बन 4 से कंबाइंड ये होने की जगह 3 से होगा। देखो मान लो यहाँ पे, मान लो 3 से कंबाइंड हो रहा है, लेकिन ऐसे तो और भी कार्बन हो सकते हैं। तो कार्बन कार्बन से रिएक्शन कर पाता है, कार्बन कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड बना पाता है, और इस प्रॉपर्टी को एलोट्रॉपी बोलते हैं। और इससे जो सब्सटेंस बनते हैं, इससे जो कार्बन के कंपाउंड बनते हैं, या मैं उसे कंपाउंड के प्लेस पे कार्बन की फॉर्म्स ज़्यादा कहूँ तो बेटर होगा, फॉर्म्स ऑफ कार्बन इससे जनरेट कर पाता है हमारा कार्बन, और उन फॉर्म्स को हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। प्रॉपर्टी क्या है? एलोट्रॉपी। सब्सटेंस क्या है? फॉर्म क्या है? जो सब्सटेंस बन रहे हैं उन्हें एलोट्रॉप बोलते हैं। सो कार्बन एलोट्रॉपी शो करता है, एलोट्रॉप बनाता है, अपने ही कार्बन कार्बन से रिएक्शन करके बॉन्ड बना के कुछ नए सब्सटेंस वहाँ क्रिएट करता है। चलिए जानते हैं उसके पहले सब्सटेंस के बारे में जो हमारे सिलेबस में भी है, डायमंड के बारे में। डायमंड कार्बन का एक ऐसा एलोट्रॉप है जो स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल ऑफ द वर्ल्ड अभी तक काउंट किया जाता है। ये माना जाता है कि कार्बन का ये कंपाउंड जिसके अंदर ओनली एंड ओनली कार्बन होता है, कोई अदर कार्बन के अलावा कोई कंपाउंड या एटम प्रेजेंट नहीं होता है, वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है कि इसको कट करने के लिए भी डायमंड ही चाहिए, इसको कट करने के लिए भी डायमंड ही रिक्वायर्ड है। आप डायमंड को कट करने के लिए भी डायमंड यूज़ करेंगे, डायमंड और किसी से कट भी नहीं होगा। चलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानते हैं कि डायमंड इज अ वेल नॉन एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन, बहुत अच्छा एलोट्रॉप है कार्बन का। दूसरी पॉइंट इसमें कह रहा है कि द हार्डनेस एक्सट्रीमली हाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, हार्ड तो ये है ही, और साथ साथ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये लाइट को भी डिस्पर्ज कर सकता है 7 कलर में। आपने पढ़ा था लाइट में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट 7 कलर में स्प्लिट जो होती है, डायमंड उसको कर सकता है। एंड मेक डायमंड यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड फॉर ज्वेलरी, इसी वजह से आप उसकी ज्वेलरी भी बनाते हैं, लुकिंग अच्छी आती है ना भाई, 7 कलर्स स्प्लिटिंग, उसकी ब्राइट, उसको कहीं ना कहीं एक शाइनिंग प्रोवाइड कराना उसके सरफेस को। सो डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन नेचुरल मेटल। आगे बात करते हैं, दिस मेक्स इट एन एक्सीलेंट एब्रेसिव एंड मेक्स इट होल्ड पॉलिश एंड लस्टर एक्सट्रीमली वेल। इसको बहुत अच्छे से बनाया जाता है, पॉलिश किया जाता है, इसको पॉलिश करके इसको लस्टर प्रोवाइड कराई जाती है, और इसी वजह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी सी मैं बात बताऊंगा कि वाई डज द डायमंड इज सो हार्ड, इतना हार्ड है क्यों, ऐसा है क्या इसके पास वो इतना हार्ड हो जाता है। तो इसके हार्डनेस की बात करते हैं। चलो मैं इसे थोड़ा चेंज कर दूं इसके बैकग्राउंड को, हार्डनेस की बात करते हैं। जो हमारा डायमंड होता है, जो हमारा क्या हो रहा है भाई, ओके इससे करते हैं, जो मेरा डायमंड है ये, इसके स्ट्रक्चर में बात करेंगे। डायमंड की जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है। कैसी होती है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है जो उसको स्ट्रांग बनाती है। बेसिकली जो हेड्रल स्ट्रक्चर सॉलिड होते हैं ना, वो थोड़ा स्ट्रांग ज़्यादा होते हैं। किस तरह का होता है कि ये कार्बन एक डायमंड का एटम है सपोज, तो एक एटम यहाँ कंबाइंड है इससे, और 3 यहाँ कंबाइंड है।
ये बेसिकली मेरी टेट्राहेड्रल आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, 11th क्लास के स्टूडेंट भी समझ रहे होंगे इस चीज़ को, जिन्होंने 11th कर लिया, जो 12th में वो भी इस बात को समझ पाएंगे कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है ना, ये इसको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है, स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये स्ट्रक्चर है। बाकी तो एलोट्रॉप है कार्बन का, प्योर कार्बन है ये। सो टेट्राहेड्रल इसको क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, एक बात इसमें और आती है, चलिए देखते हैं वो क्या स्लाइड में है हमारी या नहीं है, तो उनसे तभी डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल डायमंड स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर इसे क्या बनाती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक छोटी सी बात और, इसके हाइब्रिडाइजेशन की, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन किस फॉर्म में है, किस फॉर्म को ये शो कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन इसका। तो इस पे जो रहता है वो sp3 होता है ये। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 टाइप का ये कंपाउंड है, सब्सटेंस सॉरी। तो sp3 टाइप का सब्सटेंस है और टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर है। कह रहा है नो नोन नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस कैन कट और स्क्रैच, जो मैं बात भी कर रहा था कि कोई भी नोन सब्सटेंस नहीं है जो इसको कट कर पाए। फिर कह रहा है इन डायमंड फॉर्म कार्बन इज़ वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट एलिमेंट, डायमंड फॉर्म में जो कार्बन है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। कह रहा है द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल एनडीए में कुछ अच्छे क्वेश्चन भी पुटअप कर लिए जाते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन है कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसकी वो कैसी है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है और इस पे 8 एटम्स पर यूनिट सेल टू फॉर्म अ डायमंड क्यूबिक, जो 8 एटम्स होते हैं डायमंड यूनिट को बनाने में हेल्प करते हैं। आपको पता होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, आपने सॉलिड स्टेट में केमिस्ट्री में पढ़ ही लिया होगा, 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप अगर। ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन, इसी की हमने बात की थी कि एक कार्बन से, आप देखिए ना लास्ट अभी हमने जो डिस्कस किया, जो उसकी स्ट्रक्चर बनाई टेट्राहेड्रल, एक कार्बन से कितने अटैच्ड है, 1 2 3 4, इसी तरह से ये 4 से अटैच होगा, ये अलग 4 से अटैच होगा। तो ईच कार्बन अटैच विद अनदर 4 कार्बन एटम, सो ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन्स। ओके चलिए, बहुत अच्छे चल रहा है, बढ़िया चल रहा है सब। सो 4 से कार्बन से अटैच होता है और स्ट्रक्चर की भी बात देखो इसमें कर रहा है, 4 से तो अटैच है ही, साथ में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी वो बता रहा है यहाँ पे। सो साथ साथ उसने एक बात और कर दी जो हम बात कर रहे थे अभी, टेट्राहेड्रल टुगेदर फॉर्म 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स, यानी कि लगभग 6 मेंबर कार्बन रिंग्स वहाँ पे बन जाती हैं इन द चेयर कॉन्फॉर्मेशन अलाउइंग टू 0 बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन कितना होता है, 0 बॉन्ड एंगल स्ट्रेन वहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं। दूसरा, जब 3 डायमेंशनल नेटवर्क की बात आती है तो 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं जब वो चेयर कॉन्फॉर्मेशन शो करता है डायमंड। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा बन सकता है अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फिर भी हमने इसको ऐड किया कि चलिए एक क्वेश्चन आपको अलग से पता लगे। इसको हमने भी डिस्कस भी किया था, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इसके होते हैं डायमंड के, और दिस नेटवर्क और अनस्ट्रेन्ड कोवलेंट बॉन्ड मेक डायमंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, और जो नेटवर्क यहाँ इसका बना वो इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली या स्ट्रॉन्ग बना देता है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बना देता है। डायमंड इज द थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल देन ग्रेफाइट एट प्रेशर बिलो, यानी कि इस प्रेशर से कम जब हो जाता है 1 GPa, पास्कल है ये, गीगा पास्कल पे, इतने प्रेशर पे ये थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है, हीट करने पे जल्दी अपनी स्टेट चेंज कर लेगा कंपैरेटिव टू ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इस प्रेशर पे, ध्यान रखें प्रेशर की बात फिक्स की गई है 1.7 गीगा पास्कल, इस प्रेशर पे थर्मोडायनेमिकली ये लेस स्टेबल है ग्रेफाइट से। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए ओके डायमंड ही हो पाएगा आज, वैसे ग्रेफाइट हम कल करेंगे, बाकी का बचा हुआ जितने बजाएगा बिल्कुल ग्रेफाइट का नहीं हो पाएगा आज। करेक्ट, डोमिनेंट इंडस्ट्रियल यूज ऑफ डायमंड इज कटिंग, यूज़ कहाँ होता है, कटिंग में होता है, जैसा हमने पहले कहा कटिंग में होता है, ज्वेलरी बनाने में तो आप इसका यूज़ करते ही हैं, इवन ड्रिलिंग में यूज़ होता है, ग्राइंडिंग, डायमंड एज कटर्स एंड पॉलिशिंग वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट यूजेज ऑफ डायमंड इन दीज टेक्नोलॉजी डू नॉट रिक्वायर लार्ज डायमंड, ज़्यादा लार्ज डायमंड नहीं चाहिए, थोड़ा छोटा सा डायमंड भी काम कर जाता है। मोस्ट डायमंड दैट आर नॉट जैम क्वालिटी, जिनके आप जैम नहीं बना सकते, उनको कटिंग वगैरह में हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। कह रहा डायमंड आर एम्बेडेड इन ड्रिल टिप्स, ड्रिल टिप्स में इसको एम्बेड किया जाता है, कैसे यूज़ करना है वो ऐसे बता रहा है कि एंड सो ब्लेड्स में इसको फिट किया जाता है कटिंग वगैरह में हेल्प करने के लिए या ड्रिलिंग के लिए यूज़ करने के लिए इनको इस तरह से यूज़ किया जाता है। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन इंक्लूड यूज इन लैबोरेटरी एज कंटेनमेंट फॉर हाई प्रेशर एक्सपेरिमेंट, हाई प्रेशर पे सी डायमंड एनविल, अभी हमने कहा था हाई प्रेशर पे वो कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिकली कैसा है, लेस स्टेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इसमें नहीं आई है वो मैं अलग से डिस्कस कर रहा हूँ, चलो वो क्या है कि जो डायमंड है ना, जो ये डायमंड है, विजिबल है ये, अगर नहीं है तो हम कलर चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं। जो ये हमारा डायमंड है इसकी एक बात और है, आपने देखा कि उसका ना एक एटम, वन एटम 4 एटम से कंबाइंड है, यानी कि इसमें कोई भी एटम ना फ्री नहीं है, कोई भी एटम इसके अंदर फ्री नहीं है, फ्री स्टेट में नहीं है, कंबाइंड है, ऑल टुगेदर कंबाइंड है, फॉर्म्स वहाँ बाउंड्स वहाँ बने हुए हैं, फोर्सेस हैं, और क्योंकि वहाँ कोई एटम फ्री है नहीं तो इलेक्ट्रिकल या थर्मोडायनेमिकली या थर्मली हम कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकली ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, एक इंसुलेटर। सो इलेक्ट्रिकली एक इंसुलेटर है, कंडक्टिविटी शो नहीं करता। रीज़न क्या है, इसमें कोई भी एटम फ्री नहीं है। हमने इलेक्ट्रिसिटी में, अगर आपको याद नहीं है मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि इलेक्ट्रिसिटी में जब आप इस चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो आपने कहा था कि किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, जो कंडक्टिविटी कराने में हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन डायमंड में इस तरह का कोई एटम या आयन कुछ अदर थिंग प्रेजेंट ही नहीं है, वो फ्री है ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं इसमें कंडक्टिविटी नहीं करा पाता, ये एक बैड कंडक्टर में आता है। हम ग्रेफाइट में पढ़ेंगे कि ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है, ऐसा क्यों है वो भी हम वहाँ देखेंगे। फिलहाल एक बात यहाँ से क्लियर है, क्योंकि डायमंड में इस तरह की कोई फ्री आयन या फ्री वैलेंसी नहीं है, फ्री एटम नहीं है, तो वो कंडक्टिविटी नहीं करा पाता, ये इसमें एबल नहीं है, अनेबल है, वो इसकी कैपेसिटी से बाहर है। और रीज़न आपको पता ही लग गया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें कोई एटम फ्री नहीं है जिससे उसको कंडक्ट करा पाए। ओके, तो चलिए आज हमने कंप्लीट किया ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, या हमने डिस्कस किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, हमने डिस्कस किया आपके रिड्यूसिंग एजेंट को, साथ में हमने आज कार्बन को स्टार्ट किया और देखा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड या कहीं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, कैसे उसे डिनोट करना है। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन इसको डिसाइड करने में हमारी हेल्प भी करती है। साथ में हमने एलोट्रॉप डिस्कस किया, कार्बन की इस फॉर्म को डिस्कस किया, साथ में कि डायमंड क्या है, डायमंड इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, कहाँ उसके यूजेज हैं। साथ में डायमंड में एक और चीज़ जानी कि जो डायमंड है वो गुड कंडक्टर में क्यों नहीं आता। जो चीज़ें हमने आज देखी कार्बन के बारे में, कल की क्लास भी कार्बन एंड इसकी फॉर्म पे रहेगी, इसके कंपाउंड्स पे रहेगी। और आपको आज ही मैं वैसे बात की थी, शायद सर ने भेज भी दी, वो नहीं है तो आपको लाइट की और साथ साथ एसिड बेस की, उसमें आपको एक DPP 2 आपको मिल जाएंगी, तो आप उन्हें सॉल्व कीजिएगा। अगर डाउट्स आते हैं तो आप मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेंड कर देंगे, उन्हें भी हम अलग से, अगर क्लास में नहीं हो पाएगा तो मैं अलग से उसकी वीडियो आपके चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे उसे देख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए वेट करिएगा नेक्स्ट क्लास का जो होने वाली है कल। आई होप कि नेक्स्ट क्लास अमेजिंग रहेगी जैसी आज की क्लास रही है। कुछ प्रॉब्लम्स रही, रिकॉर्डेड आपको मिलेगा आज का, लेकिन कल की क्लास आपको लाइव मिलेगी, आपके कमेंट्स वहाँ पे हमें मिलते रहेंगे, आपके आंसर्स वहाँ मिलेंगे। तो कल तैयार होकर रहिएगा, कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे, क्योंकि आप इसको देखेंगे ही, तो कल क्वेश्चंस भी होंगे उसके, और कार्बन कंपाउंड को कंटिन्यू करेंगे, उसे फिनिश भी कर देंगे कल की क्लास में। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बच्चों।